नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट पे। और मेरा नाम है अजय। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका जो सब्जेक्ट है PCOS 183, जिसका आपका एग्ज़ाम 13 जुलाई 2026 को आयोजित है इग्नू द्वारा। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बुक के क्या क्या है। तो कृपया करके वीडियो बीच में स्किप ना करें। यदि आपने स्किप किया तो आपको बुक का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि बुक में क्या है, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप स्किप ना करें वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन अपना, राइट अ शॉर्ट नोट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, हर सब्जेक्ट में आता है। 20 नंबर का आता है ऐसा क्वेश्चन कि शॉर्ट नोट लिखो किसी भी टॉपिक पर। तो आपको पॉइंट में लिखना, ना कि पैराग्राफ बना देना। यदि आप पॉइंट में लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। यदि 20 नंबर का तो 20 पॉइंट लिखा तो फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि टीचर वो वर्ड नहीं देखता बल्कि पॉइंट देखता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसका अर्थ होता है कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा नोट लिखे, शॉर्ट नोट। तो हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर इज बेसिकली द फिजिकल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर का फिजिकल एलिमेंट होता है, मतलब कि इसे फिजिकली हम टच कर सकते हैं। ये टेंजिबल होता है, इसलिए हम इसे टच कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज कंसिस्टेड टू वेरियस डिफरेंट पार्ट। जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है वो कई डिफरेंट पार्ट से बनता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम रोम हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ऑडियो कार्ड हो गया, और अनदर। और तीसरा इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, हार्डवेयर इज टेंजिबल। मतलब टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल से हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो अपना चौथा है, हार्डवेयर इज लिमिटेड टू स्पेशली डिजाइन टास्क। जो हार्डवेयर होता है एक लिमिटेड टास्क को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मदरबोर्ड का काम क्या है, रन करना कंप्यूटर में। रैम का काम क्या है, स्टोर करना। ये इनके लिमिटेड टास्क होते हैं। और छठा है फिजिकल नेचर। These are actual read physical parts like circuit board, chips and wires. इसका फिजिकल नेचर होता है कि हम इसे छू भी सकते हैं, फिजिकली पार्ट हम छू सकते हैं। जैसे कि सर्किट बोर्ड हो गया, CPU के अंदर चिप हो गया, वायर्स हो गया, ये सब हम टच कर सकते हैं। वाईफाई को हम टच कर सकते नहीं, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है अपना। पाँच ये है अपना डिपेंडेंस। हार्डवेयर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सॉफ्टवेयर टू गिव इट इंस्ट्रक्शन। जो हार्डवेयर है वो हमेशा सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होता है, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर से उसे कमांड नहीं मिलेगा जब तक वो काम नहीं करता। और ये है अपना लास्ट वाला, इनपुट डिवाइस। कंपोनेंट यूज टू एंटर डाटा इनटू द सिस्टम। मतलब कि ये कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये एक इनपुट डिवाइस है। मतलब कि कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे हमने कुछ टाइप किया तो हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, इसलिए हार्डवेयर की इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो हम बात करते हैं अपना सॉफ्टवेयर के बारे में। नाम से ही आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर में था कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसके नीचे टेंजिबल है, लेकिन इसका नीचे टेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ये मेनली कंप्यूटर में स्टोर होते हैं और यूपीएस या सीपीयू में स्टोर होते हैं ये। तो ये किसे कहते हैं समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज नाउ इट्स प्रोग्राम ऑफ ऐप कंपेरिजन ऑफ ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट हार्डवेयर इन परफॉर्मिंग टास्क। मतलब कि हार्डवेयर में जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है उसके द्वारा हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर द्वारा ही दिए जाते हैं, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना, प्रोग्राम चलाने, परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट हार्डवेयर को वो इंस्ट्रक्शन देना ही सॉफ्टवेयर है। इसके सॉफ्टवेयर के दो पार्ट है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन। सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एप्लीकेशन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखते हैं हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर कंट्रोलिंग एंड वर्किंग विथ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को चलाने, कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इट कंस्टिट
टू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करने के लिए ये होते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये इसके एग्जांपल है, ड्राइवर हो गया जैसे CD ड्राइवर हो गया, टूल्स हो गया, एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्री इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर और स्मार्टफोन एंड स्मार्टफोन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो पहले से स्मार्टफोन या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके कंपनी द्वारा दिया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर चलाया जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाद में इंस्टॉल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ यूजर इनपुट्स हेल्पिंग देम कंप्लीट टास्क। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमेशा जो हमें इनपुट मिलता है वो उस इनपुट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उससे जो टास्क दिया गया इनपुट के माध्यम से उसे पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये अपने एग्जाम्पल है, सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजना मतलब ये एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजिंग ये भी एप्लीकेशन है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये भी एप्लीकेशन है। इनका काम होता है टास्क पूरा करना जो हमें इनपुट मिला है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि जो कंप्यूटर के फायदे और नुकसान बताइए। ये अक्सर पेपर में रिपीट हो चुका है, ये मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसके एडवांटेज, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं। एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा सही होता है, क्योंकि ये मशीन है। हम यदि फिजिकली काम करेंगे तो हमसे मिस्टेक हो सकती है, नहीं कंप्यूटर में वो सब इंस्टॉल होता है जिससे कि एक्यूरेसी बहुत सही रहती है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें फिट है कि इसका मल्टीप्लाई इतना नहीं होगा, इसलिए एक्यूरेसी उसकी सही रहती है। और दूसरा डाटा सिक्योरिटी, कंप्यूटर में हम डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। यदि हमारे पास डाटा जो फिजिकल रूप में फाइल में है तो वो सिक्योर नहीं रख सकते, कई बारिश के कारण वो खराब हो गया। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है उनमें हम डाटा सिक्योर रख सकते हैं, चाहे वो पानी में भीग जाए कुछ हो, लेकिन डाटा रिकवर हो जाता है कंप्यूटर में। इसे कहते हैं डाटा सिक्योरिटी होती है कंप्यूटर में। ये एक फ़ायदा है कंप्यूटर का। और स्टोरेज, स्टोरेज मतलब कि कंप्यूटर में हम जितना भी डॉक्यूमेंट है, पिक्चर, वीडियो, वो स्टोर कर सकते हैं। आजकल जो CD आती है, जो ड्राइवर आते हैं 1 TB 500 GB, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं अपने जो भी वीडियो डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम फिजिकल रूप में कितना स्टोर करेंगे, फाइल फाइल स्टोर कितना करेंगे। इसलिए कंप्यूटर में स्टोर करना बहुत ही आसान होता है, यही कंप्यूटर का एक फ़ायदा है। और स्टोर करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर वो ड्राइवर मिल जाया करते हैं जिसमें हम स्टोर करते हैं अपने डाटा। और चौथा स्पीड, कंप्यूटर एक मशीन है जिससे कि उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। यदि हम जो कोई भी कैलकुलेशन हाथ से करेंगे, फिजिकली करेंगे तो जल्दी नहीं हो पाती, लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें सिस्टमेटिक रूप से इंस्टॉल किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, जिसके कारण उसकी स्पीड है वो तेज़ होती है। और ये जो हम जो भी टास्क देते, इनपुट देते कंप्यूटर को, तुरंत ही उस टास्क को अचीव कर देती है। ये कंप्यूटर का एक मेन एडवांटेज है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि डिसएडवांटेज क्या होता है कंप्यूटर का। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और बाकी क्वेश्चन भी सही है जो कि मैंने बुक से बनाया है, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और इसे फुल वॉच करें। यदि आप स्किप कर देंगे तो आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। पहला है साइबर क्राइम। कंप्यूटर आने से साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, पहले साइबर क्राइम नहीं था। साइबर क्राइम बढ़ने से कई सारी वो घोटाले बढ़ गए हैं, चोरी बढ़ गई। मतलब कि कंप्यूटर के रूप से मान लो कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं और एक क्रिमिनल है जो साइबर क्राइम है, उसने उस कंप्यूटर को हैक कर लिया। हैक कर लिया तो मतलब कि वो उस कंप्यूटर को हैक करने में उसे क्राइम कर सकता है। साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है कंप्यूटर से, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि जो क्रिमिनल है वो फिजिकली क्राइम नहीं कर पाए, इसलिए साइबर कंप्यूटर के माध्यम से क्राइम कर पा रहे हो। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा घाटा है। और दूसरा वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। वायरस खासतौर पर तभी आता है जब जो कंप्यूटर है वो वार मतलब उसमें धुंध चली जाए, गर्म हो जाए। और हैकिंग मतलब कि हैकिंग का मतलब होता है कि
जो कंप्यूटर है वो कई बार अनऑथोराइज रूप से हैक करने जाता है किसी भी क्रिमिनल द्वारा। हैक करने का यही ऑब्जेक्टिव होता है क्रिमिनल के कि वो कुछ भी पैसे है वो पा सकें किसी के अकाउंट से। हैक करना मतलब कि किसी का पर्सनल डिटेल हैक कर लिया और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, साफ कर दिए उसका पैसे। हैक ऐसे के हो जाता है कंप्यूटर से, ये भी एक सबसे बड़ा घाटा है। तीसरा है पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी, मतलब कि विथ कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग सो मच ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज हाईली एट रिस्क गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ अदर। जो कंप्यूटर में हम जो भी डाटा रखते हैं उसमें ये खतरा रहता है कि वो डाटा किसी और के हाथ में लग जाए। फिजिकली क्या था कि हम कहीं एक जगह रख दिया हमने तो किसी के हाथ नहीं लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में किसी के भी हाथ लग सकता है जो हमारा पर्सनल डाटा है, जिससे कि उसका मिस यूज भी हो सकता है। तो मैंने ये साइबर क्राइम और वायरस हैकिंग और पोटेंशियल लॉस की मैंने पिक्चर लगाया, वही देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। और अपना तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब कंप्यूटर जनरेशन क्या है। वेरीफाई डिस्कस फोर्थ 5 6 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब यही है कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट होना हर जनरेशन में। जैसे पहले बड़े कंप्यूटर आते थे, अब छोटे आने लगे। ये जनरेशन जैसे कि आदमी का जनरेशन होता है वैसे कंप्यूटर का भी जनरेशन होता है, जिसमें वो डेवलप होते हैं हर जनरेशन में। और इनके फोर्थ और 5 6 जनरेशन का हमें बताना है। तो अपना समझ लेते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन से हम क्या समझते हैं। तो कंप्यूटर जनरेशन से हम यही समझते हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर जनरेशन इज सिंबल ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर जनरेशन है वो कंप्यूटर डेवलपमेंट का जो सिंबल है, जो कंप्यूटर जनरेशन है वो सिंबल है कंप्यूटर डेवलपमेंट का, क्योंकि हर जनरेशन में जो कंप्यूटर है वो डेवलप होते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा कि मैं क्या समझता हूँ उससे। यदि आप अपने अंडरस्टैंड से भी लिख सकते हैं, अपने विचार भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि अपने विचार से लिखिए कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे तो आप नंबर पूरा मिलेंगे। और हम बात करते हैं फोर्थ 5 6 जनरेशन कंप्यूटर की। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का हम बात करते हैं। ये जो कंप्यूटर का जनरेशन था वो 1972 से लेकर 2010 तक चला था ये जनरेशन। और इसके जो फादर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे मार्शियन टैट थे, हॉबी फेडरिको और फैगिन स्टैबे वॉजिंग। इन जिसके कोई नहीं है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर इस कंप्यूटर को डिजाइन किया था, इसलिए ये तीनों ही फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाएंगे, ना कि कोई एक व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर को डिजाइन किया। ये है ये वो कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। देख सकते हैं आप यहाँ कीबोर्ड भी है, यहाँ मॉनिटर भी दिख रहा है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ दिस कंप्यूटर, हम इस कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करते हैं कि ये कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, ये किस लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये इसकी लैंग्वेज है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो भले ही जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो इस लैंग्वेज में समझता हो, लेकिन वो आंसर हमें सिलेक्टेड जो हमने लैंग्वेज सिलेक्ट किया है उसी लैंग्वेज में देता है। और ये जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिस पर ये कंप्यूटर बेस्ड है, जो बहुत छोटा चिप है, जिसके कारण ये कंप्यूटर बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही सस्ता है। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसे पहली बार इंटरनेट या नेटवर्क से लिंक गया था, क्योंकि इससे पहले वाले कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि वो नेटवर्क से लिंक नहीं थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर उसकी बात करते हैं। इसका जो पीरियड था 2010 से 2020 तक का था, और इसका जो लैंग्वेज था वह नेचुरल लैंग्वेज था। और इसके जो एप्लीकेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड है और रोबोट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फिफ्थ। ये जो कंप्यूटर है फिफ्थ जनरेशन का वो रोबोट बेस्ड है। और इस जनरेशन कंप्यूटर का साइज बहुत ही छोटा है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट हुई बहुत ज़्यादा। और सिक्स जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। इसका जो पीरियड था 2020 से बाद तक, अभी तक ये पीरियड चल रहा है। और ये जो कंप्यूटर है वो इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। और इस कंप्यूटर का हम 3 वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर को, जिसमें आर्टिफिशियल ब्रेन्स हो,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और एरा इंटेलिजेंस कंप्यूटर हो, इसे हम इन तीनों से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वाइड एरिया नेटवर्क, हाउ डज इट डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि आप जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसका क्या मतलब है और वो लोकल एरिया नेटवर्क से कैसे अलग है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि जिस नेटवर्क के अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। वाइड का अर्थ होता है बड़ा, विशाल एरिया में कई कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना नेट से। और इसका मतलब समझते हैं, आई मीन दैट वाइड एरिया नेटवर्क कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एज कंपेयर टू द मेट्रोपॉलिटन। मतलब ये है कि एक बड़े एरिया को कवर करता है, जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है एरिया नेटवर्क एंड कैन कनेक्ट अ कंट्री ऑफ इवन कॉन्टिनेंट। हम कंट्री या पूरे देश को या कुछ हर महाद्वीप को से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कंट्री में आता है और कंटिनेंट मतलब महाद्वीप में आता है। ये ऐसा एरिया है जिसे कि पूरे देश में होता है ये। और इसके बारे में और बात करते हैं, तो ये जो नेटवर्क है इज कनेक्टेड लार्ज एरिया। ये जो नेटवर्क है वो बड़े एरिया से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर है, तो ये भी लार्ज एरिया है और एक ही नेटवर्क से ये सब चल रहा है। और ये जो बेसिकली कंप्राइज 7 स्मॉल नेटवर्क, हम इसे बेसिकली कंप्राइज कर सकते हैं नैन और मेन से, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो इसके एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ का होते हैं, वो पब्लिक में होते हैं, पब्लिक जगह होते हैं जहाँ। तो आगे बढ़ते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। वहाँ क्वेश्चन था कि लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क से कैसे अलग है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में एक विशाल मतलब बड़ी जगह को कवर करता है, लेकिन लोकल में केवल छोटी जगह को कवर करता है। उससे हम कई कंप्यूटर चला सकते थे, लेकिन हम इसे कंप्यूटर कहीं नहीं चला सकते, बल्कि स्मार्टफोन, प्रिंटर, रेफ्रिजरेटर ये सब को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी होम लेवल पर। और जो ये नेटवर्क है वो स्मॉल एरिया के लिए होता है। और ये जो इस कंप्यूटर के नेटवर्क को हम केबल के माध्यम से सैटेलाइट से लिंक कर सकते थे, क्योंकि उसमें क्या था, वायरलेस था, लेकिन इसमें केबल से ही लिंक करना पड़ेगा। और इसमें 3 और 4 कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड। 3 या 4 कंप्यूटर को ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा कंप्यूटर हम इस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल है, ये कुछ ही कंप्यूटर को कनेक्ट करता है ये नेटवर्क। और इसके जो एग्जांपल है, प्रिंटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज से, फाइल सर्वर से, और इसमें जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी वायरलेस है। मतलब कि नेटवर्क तो हम केबल से भी ले सकते हैं कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, लेकिन जो प्रिंटर है हम इसे इंटरनेट कनेक्टिविटी वायरलेस से भी जोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और 5वां मेन क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर इन ब्रिंगिंग मेडिकल रिवोल्यूशन। मतलब कि जो कंप्यूटर है उसका मेडिकल में क्या रोल है। आल्सो कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। जो जब कंप्यूटर का आविष्कार होता है उस कंप्यूटर का जो साइंस है या मेडिकल, उसमें क्या रोल है, तो रोल पढ़ते हैं। तो प्रिसीजन है रोबोटिक सर्जरी, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ जिसके कारण ही जो डॉक्टर है वो रोबोटिक सर्जरी कर पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो रोबोटिक सर्जरी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये एक बिग रोल है कंप्यूटर का मेडिकल में। और अब दूसरा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। पहले तो डॉक्टर थे जो फिजिकली रिकॉर्ड रखा करते थे, टेस्ट किया करते थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गया जिससे कि हम किसी की बीपी ये सब चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जिस जो केवल कंप्यूटर आने से ही पॉसिबल हो पाया है, बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं था। और तीसरा एडवांस डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग। मतलब कि किसी बोन्स का एक्सरे या डायग्नोस्टिक निकालने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता थी, लेकिन जो पहले नहीं था। इसलिए कंप्यूटर आने से हम वो बोन का जो एक्सरे निकाल पाते हैं और व्यक्ति का डायग्नोस्टिक कर पाते हैं। और अब कंप्यूटर के टाइप के बारे में बात करते हैं। पहला है अपना सुपर कंप्यूटर। ये कौन सा कंप्यूटर देखते हैं, अ कंप्यूटर इज कंप्यूटर विथ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, दे आर मोस्ट पावरफुल एंड वेरी एक्सपेंसिव। ये जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल के लिए परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, और ये जो है बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है और बहुत ही खर्च आता है इस कंप्यूटर में। और इसके जो एग्जांपल है,
पैराडेन मशीन्स, जागुर, रोड रनर, ये जो इसके इस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो आगे बढ़ते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जो हम हाथ में लेके घूमे। आजकल जो मोबाइल है वही एक कंप्यूटर है, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें सारे एप्लीकेशन है, सारा चीज़ है, कैमरा है, सब है। और ये जो कंप्यूटर है बहुत ही छोटा होता है, और इसका जो यूज होता है सिंगल पर्पज़ के लिए होता है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, जो हम वन हैंड में लेके चल सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर की बात करें, माइक्रो से थोड़ा ऊपर है। मिनी कंप्यूटर साइज में ही बड़े बना वो बड़ा हो, लेकिन आर सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है वो छोटे बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मिनी कंप्यूटर है वो खास तौर पर बिजनेस के लिए होता है। जैसे कि हमारा आलू बेचने का बिजनेस है, तो उसमें हम कंप्यूटर रख सकते हैं। हमारा एक ग्रोसरी शॉप है, तो हम इसमें ही कंप्यूटर रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस तो है नहीं, छोटा बिजनेस है, इसलिए कंप्यूटर हम हमारे लिए बहुत ही नीडफुल है। और फॉर अ डिपार्टमेंट इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूज एज सर्वर, इसे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करता है, ना कि स्मॉल बिजनेस यूज करता है। पहला लैपटॉप, इसके जो एग्जांपल है मेमोरी। लैपटॉप हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, मेमोरी भी। और जो कंप्यूटर है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है वो बिग आयरन के नाम से पॉपुलर है। और इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा था, वो भी एक्सपेंसिव था, वो पावरफुल था, लेकिन ये इसका जो साइज है वो बड़ा है, और बहुत ही खर्चीला कंप्यूटर है ये। बहुत खर्च आता है इसे चलाने में। इसके जो एग्जांपल है, ई कॉमर्स पोर्टल, किसी भी पोर्टल को चलाने के लिए ऐसे कंप्यूटर की ज़रूरत होती है हमें। इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल को चलाने के लिए, रेलवे की साइट को चलाने के लिए ऐसे कंप्यूटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख रहे हो, ये पिक्चर है मिनी कंप्यूटर के। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर सेट करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और एक प्यारे से कमेंट जरूर करें, जिससे हमें वीडियो बनाने का वो मोटिवेशन मिल पाए। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया था क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 13 जुलाई को, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इसे पढ़ लिया तो आपका जो बुक है उसका कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।